हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। आज हम बात करेंगे अबाउट ऑडिट ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब जो हमारे पास स्टॉक होता है, जो भी हमारी स्टॉक होल्डिंग होती है, उसका ऑडिट कैसे परफॉर्म होता है, क्या प्रोसीजर होता है ऑडिट परफॉर्म करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वेंट्रीज के केस में हमें क्या क्या असर्शंस लेनी होती हैं। जैसा कि हम पिछले बहुत सारे टॉपिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बैलेंस शीट के आइटम होते हैं उसमें सभी में जो बैलेंस शीट के केस में असर्शंस हमने पढ़ी थी इन आवर फर्स्ट वीडियो, वही असर्शंस हमें लेनी होती हैं। तो बेसिकली 4 असर्शंस होती हैं जो हमें बैलेंस शीट के हर आइटम के केस में लेनी होती हैं। वो है एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। पर इन्वेंट्रीज के केस में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की एक असर्शन बढ़ गई है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की असर्शन भी हमें फॉलो करनी होती है। तो क्या होती है असर्शन? एग्जिस्टेंस मतलब एट द ईयर एंड जो हमारी इन्वेंट्री है, जो भी हमारी वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रही है वो एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। कंप्लीटनेस मतलब जो भी ट्रांजेक्शन सपोज टू बी रिकॉर्डेड थे वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, उन्हें बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, प्लस वो सही अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुए हैं। और इन्वेंट्रीज के केस में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कंप्लीटनेस में, कि जो इन्वेंट्री हमने रिकॉर्ड करी है वो हमारी अपनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि उस इन्वेंट्री पर हमारी ओनरशिप नहीं है तो वो इन्वेंट्री भी हमने रिकॉर्ड कर रखी है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि द ओनली द इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय द एंटिटी हैव बीन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ वही इन्वेंट्रीज रिकॉर्ड करी गई हैं जो कि हेल्ड बाय एंटिटी, यानी कि एंटिटी पर उनका हक है, एंटिटी ने उन्हें होल्ड कर रखा है। एंड डू नॉट इंक्लूड एनी इन्वेंट्री डेट बिलोंग टू थर्ड पार्टी। और कोई भी इन्वेंट्री अगर थर्ड पार्टी को बिलोंग करती है, हमारी नहीं है, तो वो हमें अपने बैलेंस शीट में शो नहीं करनी है। बट डज इंक्लूड, लेकिन इंक्लूड करेगा इन्वेंट्रीज ओन्ड बाय द एंटिटी, जो इन्वेंट्रीज एंटिटी ने ओन कर रखी हैं पर थर्ड पार्टी के पास लाइंग है। मतलब अगर इन्वेंट्री हमने ओन नहीं करी है और थर्ड पार्टी के पास लाइंग है तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पर अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रखी है और हम ओन करते हैं तो हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि मेन है कि हमारी ओनरशिप होनी चाहिए उस एंटिटी पर। देन आफ्टर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, यानी कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या है इन्वेंट्री से रिलेटेड? द एंटिटी हैज़ वैलिड लीगल ओनरशिप राइट्स ओवर द इन्वेंट्री। वही जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि जो एंटिटी है उसके पास में ओनरशिप होना मेन है। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस में क्या है कि जो इन्वेंट्री है उसकी इलीगल ओनरशिप होनी चाहिए एंटिटी के पास में, क्लेम टू बी हेल्ड बाय द एंटिटी एंड रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। देन वैल्यूएशन, इन्वेंट्री हैव बीन एप्रोप्रिएटली वैल्यूड, जो इन्वेंट्री की वैल्यू है वो एप्रोप्रिएटली लगाई गई हो, यानी कि वो ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड ना हो, एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से। देन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, यानी कि रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर इन्वेंट्रीज हैव बीन एप्रोप्रिएटली मेड, जो भी डिस्क्लोजर्स बनाने की रिक्वायरमेंट है वो डिस्क्लोजर सही से बना दिए गए हैं। ये भी ऑडिटर चेक करेगा। मतलब ये इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ असर्शंस हैं जिनको ऑडिटर को चेक करना होगा। उसके बाद है ऑडिट प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि अब क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर अपनाए जाएंगे, क्या क्या ऑडिटर प्रोसीजर लगाएगा स्टॉक टेकिंग की वेरिफिकेशन के लिए, इन्वेंट्रीज को चेक करने के लिए। बेसिकली 5 प्रोसीजर दिए गए हैं जिससे कि हम कंप्लीट इन्वेंट्रीज का ऑडिट कर सकते हैं, कंप्लीट इन्वेंट्रीज हमारी चेक हो जाएंगी। तो वो 5 कौन कौन सी एस्पेक्ट्स हैं? सबसे पहला है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होंगे उसका ऑडिटर एग्जामिनेशन करेगा। देन अटेंडेंस एट स्टॉक टेकिंग, जो स्टॉक टेकिंग की अटेंडेंस होती है, यानी कि जो भी हमारा स्टॉक रजिस्टर होगा जिसपे एंट्री होती होंगी स्टॉक के आने की जाने की, तो वो स्टॉक टेकिंग का रजिस्टर, उसकी अटेंडेंस को ऑडिटर चेक करेगा। देन ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, अगर कोई इन्वेंट्री की हमारे पास में लीगल ओनरशिप है पर वो इन्वेंट्री हमारी थर्ड पार्टी के पास में पड़ी हुई है तो उसकी ऑब्टेनिंग कन्फर्मेशन ऑब्टेन करेगा, क्योंकि वो इन्वेंट्री हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही होगी जिसकी हमारे पास में ओनरशिप है, पर वो इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास है। तो ओनरशिप है इसलिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही होगी, इसलिए कंफर्मेशन ऑब्टेन करना ज़रूरी है थर्ड पार्टी से कि वो इन्वेंट्री उनके पास है भी या नहीं है, या सिर्फ एक बैलेंस शीट में फेक फिगर डाल दी गई है। 3 प्रोसीजर्स ये हैं स्टॉक टेकिंग का वेरिफिकेशन करने के लिए। इसके बाद है एग्जामिनेशन ऑफ वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर्स, एग्जामिनेशन करेगा जो भी वैल्यूज़ लगाई गई हैं उसका, और डिस्क्लोजर्स का। एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, ये कुछ 5 प्रोसीजर दिए गए हैं
जिनके बिहाफ पर हम अपनी कंप्लीट इन्वेंटरीज का ऑडिट कर सकते हैं, कंप्लीट इन्वेंटरीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं। द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड इज हाउएवर अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर। प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर होता है, यानी कि पूरी तरीके से ऑडिटर पे बेस होता है, ये उसकी सोच पर, उसकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उस पर बेस होता है कि वो कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा इनको परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स की। एक एक करके हम इन पांचों प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि ऑडिटर शुड एग्जामिन द स्टॉक रिकॉर्ड्स। ऑडिटर को स्टॉक रिकॉर्ड्स एग्जामिन करने चाहिए विथ रेफरेंस टू द रेलिवेंट बेसिक डॉक्यूमेंट्स। जो रेलिवेंट बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हमारे इन्वेंट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनसे कि ये चेन स्टार्ट होती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स को ऑडिटर एग्जामिन करेगा। जैसे कि गुड्स रिसीव्ड नोट्स, जो गुड्स को रिसीव करने का नोट होता है, जो उसका बिल होता है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो होती है, मटेरियल इशू नोट जो होता है, या फिर बिन कार्ड्स एटसेट्रा। ये सारे मटेरियल से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ऑडिटर एग्जामिन करके पता कर सकता है और स्टॉक रिकॉर्ड के बारे में। इफ़ द एंटिटी डज नॉट मेंटेन डिटेल्ड स्टॉक रिकॉर्ड्स, अगर एंटिटी इन सभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करती है, मतलब उसके पास या तो बिन कार्ड नहीं है, या फिर मटेरियल इशू नोट और रिसीव नोट तो होगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल्ड स्टॉक रिकॉर्ड नहीं रखती है वो, द ऑडिटर वुड हैव टू सुटेबली एक्सटेंड द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिटर को जो दूसरे ऑडिट प्रोसीजर हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वेरिफिकेशन तो उसे करनी ही है इन्वेंट्री की। अब अगर एंटिटी से उसे सॉलिड प्रूफ्स नहीं मिलेंगे, इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, तो उसको अपने ऑडिट प्रोसीजर बढ़ाने पड़ेंगे पूरी ऑडिट रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद सेकंड हमारा मेथड है, सेकंड स्टेप है अटेंडेंस एट स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग के टाइम पर जो अटेंडेंस लगती है उसको ऑडिटर एग्जामिनेशन करेगा। कैसे? द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक यानी कि स्टॉक का जो फिजिकल वेरिफिकेशन है कि जो स्टॉक है वो जितना हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो हो रहा है उतना ही फिजिकली भी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? ये मैनेजमेंट की। द ऑडिटर में फाइंड इट अप्रोप्रिएट टू अटेंड द स्टॉक टेकिंग, यानी कि जब एट द ईयर एंड जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे होते हैं तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर होती है वो फिजिकल वेरिफिकेशन से ही लिखी जाती है ज़्यादातर। तो फिर ऑडिटर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता है कि अगर स्टॉक टेकिंग के टाइम पर, यानी कि जब स्टॉक का रिकॉर्ड हो रहा है, जब स्टॉक फिजिकली वेरीफाई किया जा रहा है, गिना जा रहा है, तो उस टाइम पर अगर ऑडिटर उसको अटेंड कर लेता है, अगर ऑडिटर वहाँ पे मौजूद होता है तो उसको अलग से फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो उसको मतलब अटेंड कर सकता है जो स्टॉक टेकिंग है जो एंटिटी करवा रही है। इफ़ द इन्वेंट्री वैल्यू इज़ मटेरियल इन हिज ओपिनियन, अगर इन्वेंट्री की वैल्यू मटेरियल है यानी कि अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा मतलब लार्ज इन्वेंट्री है एंटिटी के पास में, तो फिर जो एंटिटी का जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टॉक टेकिंग करवाने की, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने की, तो उसको ऑडिटर अटेंड कर सकता है अगर वो इसे अप्रोप्रिएट फाइंड करता है कि जो मैनेजमेंट की स्टॉक टेकिंग का प्रोसीजर है वो अप्रोप्रिएट है। द एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इन्वेंट्री टेकिंग, जो पार्टिसिपेट करेगा इन्वेंट्री टेकिंग में यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन के प्रोसेस में ऑडिटर, डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे प्रिवेल करता है। यानी कि अगर एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, अगर ऑडिटर को लगता है कि हाँ ये फिजिकल वेरिफिकेशन अच्छा करेंगे, पूरे सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इनका प्रोसीजर बहुत अच्छा है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे प्रिवेल करता है कि ऑडिटर पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा इन्वेंट्री टेकिंग में। रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड, जो भी हमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन करा है उसके रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है। एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर जो हमने अप्लाई करे उसके रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है। व्हेन ऑडिटर अटेंड इन्वेंट्री टेकिंग, जब ऑडिटर अटेंड करता है इन्वेंट्री टेकिंग को, यानी कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा बाय द मैनेजमेंट, उसको जब ऑडिटर अटेंड करेगा, ही एंश्योर दैट द इंस्ट्रक्शन गिवन फॉर इन्वेंट्री टेकिंग इज फॉलोड, तो वो ये एंश्योर करेगा, इस बात को चेक करेगा कि जो भी मैनेजमेंट के द्वारा इन्वेंट्री टेकिंग के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उन्हें फॉलो किया जा रहा हो। जो भी इस फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है वो व्यक्ति उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, कोई भी इंस्ट्रक्शन को स्किप ना करे। ही टेस्ट चेक फ्यू आइटम्स बाय हिमसेल्फ, ऑडिटर खुद भी कुछ आइटम्स को चेक कर सकता है, टेस्ट चेक कर सकता है फॉर देयर एग्जिस्टेंस, कि उनका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, एंड क्वांटम, और उनकी क्वांटिटी ठीक है या नहीं है। ही सिलेक्ट टू टेस्ट हाई वैल्यू आइटम्स, इंपॉर्टेंटली लो वैल्यू आइटम भी हो सकते हैं और हाई वैल्यू आइटम भी हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं इन्वेंट्री की। तो ऑडिटर जो हाई वैल्यू आइटम जो उसे प्रेफर करेगा
तो हाई वैल्यू आइटम्स को ऑडिटर खुद भी चेक कर सकता है, खुद भी टेस्ट चेक कर सकता है। द फिजिकल कंडीशन ऑफ स्टॉक लाइक इट्स एज डिटेरियोरेशन, यानी कि जो धीरे धीरे स्टॉक डिटेरियोरेट होते रहते हैं, यानी कि एग्जॉस्ट होते रहते हैं। एब्सोलेंस, यानी कि जो स्टॉक आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, एटसेट्रा, आर लुक्ड इनटू बाय द ऑडिटर। ऑडिटर इन सब चीज़ों को चेक करेगा कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक है, यानी कि फिजिकल कंडीशन क्या है स्टॉक की। द ऑडिटर रिव्यूज स्टोर्स रिकॉर्ड, ऑडिटर स्टोर्स रिकॉर्ड को रिव्यू करेगा। स्टोर्स मतलब जहाँ पर जो इन्वेंट्री है, जब आती है इन्वेंट्री, क्योंकि अटेंडेंस एट स्टॉक टेकिंग का ऑडिट करने वाला ये एक प्रोसीजर है। तो फिर जहाँ पर इन्वेंट्री आती है तो उस टाइम पर जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जब इन्वेंट्री इशू होती है उस टाइम पर रिकॉर्ड कितना उसका बैलेंस है, वो सब स्टॉक रिकॉर्ड्स कहलाता है। एंड नोट्स डाउन मेजर डिस्क्रिपेंसीज फॉर रिकन्सिलेशन दैम इन अ सब्सिक्वेंट डेट, किसी भी एक पार्टिकुलर डेट पर रिकनसाइल करने के लिए, उसको मैच करने के लिए जो ऑडिटर है वो स्टोर रिकॉर्ड्स को भी रिव्यू कर सकता है, उन्हें भी नोट डाउन कर सकता है जो उसमें मेजर डिस्क्रिपेंसीज हैं, यानी कि मेजर जो उसे लग रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कमियाँ हो सकती हैं। द कट ऑफ अरेंजमेंट इज ऑल्सो लुक्ड इन टू एंश्योर दैट द एंटिटी अकाउंट फॉर स्टॉक फॉर विच लायबिलिटी हैड बीन बुक्ड एंड एक्सक्लूड स्टिक which had been sold. The cut-off arrangement is also looked into ensure that the entity accounts for stock for which liability had been booked and exclude sticks which had been sold। यानी कि जो कट ऑफ अरेंजमेंट है एंटिटी का, यानी कि जब एंटिटी के पास में जैसे एक तरफ से स्टॉक आ रहा है, एक तरफ उसे लायबिलिटी है कि वो उसे स्टॉक को देना है, तो जो कट ऑफ अरेंजमेंट है यानी कि एक तरफ से लेना और दूसरी तरफ इन्वेंट्री को उसी तरफ से जो बुक्ड इन्वेंट्री है उसको इशू करना, जो भी उसको इन्वेंट्री सोल्ड करनी है, तो फिर वो उस अरेंजमेंट को भी चेक कर सकता है ऑडिटर। उसके बाद में हमारा तीसरा प्रोसीजर आता है कन्फर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज़, यानी कि जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनसे जब ऑडिटर कन्फर्मेशन लेगा, उनसे डायरेक्ट कन्फर्मेशन जो प्रोवाइड करेगा ऑडिटर, तो वो क्या प्रोसीजर है, वेयर सिग्निफिकेंट स्टॉक ऑफ द एंटिटी आर हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। जब एंटिटी का एक मेजर पोर्शन ऑफ स्टॉक थर्ड पार्टीज़ के पास में रखा हुआ होता है, मतलब ओनरशिप तो हमारे पास है पर जो स्टॉक मतलब होल्ड करा हुआ है वो थर्ड पार्टीज ने होल्ड करा हुआ है। द ऑडिटर शुड एग्जामिन दैट द थर्ड पार्टीज आर नॉट सच विथ हुम इट इज़ नॉट प्रॉपर दैट द स्टॉक ऑफ द एंटिटी आर हेल्ड। तो ऑडिटर ये एग्जामिन करेगा कि वो थर्ड पार्टी कैसी हैं, मतलब उनका नेचर कैसा है, या फिर वो मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो इन्वेंट्रीज का मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही गलत हो, वो पार्टीज़ कैसी हैं जिनके पास में जो हमारी एंटिटी है उसने इतना सारा स्टॉक, जो मेजर स्टॉक है वो डाल रखा है। तो फिर ऑडिटर मतलब थर्ड पार्टीज़ की एक तरीके से कंफर्मेशन करेगा, उनकी जांच पड़ताल करेगा कि थर्ड पार्टीज़ कैसी हैं। द ऑडिटर शुड ऑल्सो डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द थर्ड पार्टीज रिटर्न कन्फर्मेशन ऑफ द स्टॉक हेल्ड। ऑडिटर डायरेक्ट थर्ड पार्टी से ही रिटर्न कन्फर्मेशन ले सकता है कि आपके पास में कितना स्टॉक है। मतलब एक तो एंटिटी के पास में उसे रिकॉर्ड मिलेगा कि इतना स्टॉक की हमारे पास ओनरशिप है और ये स्टॉक इस वाली थर्ड पार्टी के पास में रखा हुआ है। अब उसको क्रॉस चेक करने के लिए ऑडिटर जो थर्ड पार्टी है उससे भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है कि आप लिख के दीजिए कि आपके पास में कितना स्टॉक है इस एंटिटी का, तो वो चेक हो जाएगा। अगर दोनों फिगर्स कंसाइल नहीं करती हैं तो ऑडिटर मैनेजमेंट से मतलब क्वेश्चन कर सकता है, मैनेजमेंट से जो है वो मैनेजमेंट से पूछ सकता है कि ये फिगर्स कंसाइल क्यों नहीं हो रही हैं। अरेंजमेंट शुड बी मेड विद द एंटिटी फॉर सेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर कन्फर्मेशन टू सच थर्ड पार्टीज। जो अरेंजमेंट्स हैं जो हमें रिक्वेस्ट भेजनी है थर्ड पार्टी को, वो अरेंजमेंट हम एंटिटी के साथ में एंटिटी से कह सकते हैं कि हमें कन्फर्मेशन भेजनी है, तो एंटिटी हमें अरेंजमेंट करा के देगी। थर्ड पार्टीज़ की डिटेल प्रोवाइड करेगी, थर्ड पार्टीज़ के नंबर प्रोवाइड करेगी या फिर एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकती है जिससे कि हम कन्फर्मेशन सेंड कर सकें। तो ये था हमारा कन्फर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज। उसके बाद में फोर्थ प्रोसीजर आता है एग्जामिनेशन ऑफ वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर्स, यानी कि जो वैल्यूएशन है, जो वैल्यू लगाई गई है स्टॉक की और जो डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करेगा ऑडिटर उसका एग्जामिनेशन करेगा। तो ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज इन अकॉर्डेंस विद AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है जो कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड है, ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो वैल्यूएशन हुआ हो इन्वेंट्रीज का वो एज पर AS2 ही हुआ हो, सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया हो, जो भी गाइडलाइंस AS2 में इशू करी गई हैं इन्वेंट्रीज के वैल्यूएशन से रिलेटेड वो गाइडलाइंस को फॉलो किया गया हो। द ऑडिटर शुड एग्जामिन द एविडेंस सपोर्टिंग द असेसमेंट ऑफ NRV, यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जो हमारी स्टॉक की नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिख रही है, जिस भी मेथड से वो वैल्यू कैलकुलेट करी गई है, ऑडिटर उसका भी एग्जामिनेशन करेगा। जो भी एविडेंस सपोर्ट कर रहे हैं उस नेट रियलाइजेबल वैल्यू को, उसका एग्जामिनेशन करेगा। इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में द ऑडिटर शुड पार्टिकुलरली एग्जामिन वेदर एप्रोप्रिएट अलाउंसेज हैज़ बीन मेड फॉर डिफेक्टिव, डैमेज्ड और एब्सोलीट
और स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज इन डिटरमाइनिंग द NRV, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करने में जो ऑडिटर है वो ये एग्जामिन करेगा कि एप्रोप्रिएट अलाउंस बनाया गया हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारी इन्वेंट्री ऐसी हो जैसे कि मतलब वो इन्वेंट्री एब्सोल्यूट ना होती हो, डिस्ट्रॉय ना होती हो, या फिर धीरे धीरे डैमेज ना होती हो, डिफेक्टिव ना रहती हो सकता है कुछ हमारा गिलास का काम हो या फिर कुछ ऐसा केमिकल्स की इन्वेंट्री हो। इन्वेंट्री किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो अगर इन्वेंट्रीज में ऐसी कोई चीज़ है जो कि डिफेक्टिव मतलब कि डिफेक्ट हो सकती है या फिर डैमेज हो सकती है या ऑब्सोलीट हो सकती है या फिर स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, यानी कि धीरे धीरे बिकती है वो इन्वेंट्री, तो उसके लिए ऑडिटर ये चेक करेगा कि प्रॉपर अलाउंस बनाया गया, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहता है कि प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस। जो अगर आपको लग रहा है कि इन्वेंट्री में कुछ भी डैमेज हो सकता है, उसकी वैल्यू में कुछ भी कमी आ सकती है, तो उसके लिए प्रॉपर अलाउंस बनाया गया हो, ये ऑडिटर चेक करेगा। द ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द इन्वेंट्रीज हैव बीन डिस्क्लोज्ड प्रॉपरली। ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि जो इन्वेंट्रीज हैं वो सही से डिस्क्लोज करी गई हैं, जो भी इसमें एडिशंस और डिडक्शंस हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट वो सही से मेंशन किए गए हों इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेयर द रेलिवेंट स्टैट्यूट लेज डाउन एनी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अगर हमारा जो स्टैट्यूट है जिसकी अंडर में हमारी एंटिटी गवर्न होती है उसमें कोई भी ऐसा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ले डाउन है, यानी कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूछी गई है, कही गई है इन दिस बिहाफ, इन्वेंट्री टेकिंग के बिहाफ में, द ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर द सेम हैव बीन कंप्लाइड विद। तो ऑडिटर ये एग्जामिन करेगा, ये चेक करेगा कि वो रिक्वायरमेंट पूरी करी गई है या नहीं करी गई है। उसके बाद हमारा लास्ट प्रोसीजर है इन्वेंट्रीज को चेक करने का, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। तो एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑडिटर में ऑल्सो अप्लाई फॉलोइंग एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर सो एज टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द वेरियस असर्शंस। बहुत सारे असर्शंस को फॉलो करने के लिए, बहुत सारे ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर को अप्लाई करता है, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाता है इन्वेंट्री के वेरिफिकेशन में, इन्वेंट्री के ऑडिट में। क्या होते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स? रिकन्सिलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी क्वांटिटी, उसकी वैल्यू, परचेजेस की वैल्यू, प्रोडक्शन की वैल्यू, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ये सब मिलके इन्वेंट्री को फॉर्म करते हैं। तो इनका रिकन्सिलेशन करेगा, यानी कि इनको चेक करेगा। विद द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड स्टेटमेंट से भी चेक कर सकता है, और जो उसके रिसिप्ट्स हैं या फिर जो उसके वाउचर्स हैं उससे भी चेक कर सकता है। कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटीज, जो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है और अमाउंट है विद दोज प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी चेक कर सकता है जो कि ऑडिटेड होंगे। कंपैरिजन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ करंट ईयर स्टॉक क्वांटिटीज़, जो करंट ईयर की स्टॉक क्वांटिटीज़ हैं यानी कि करंट ईयर के स्टॉक की वैल्यूज़ हैं उनका कंपैरिजन करेगा, एंड अमाउंट्स और अमाउंट्स का, यानी क्वांटिटीज़ और अमाउंट्स का, जो करंट ईयर के क्वांटिटीज़ हैं अमाउंट्स हैं उनका कंपैरिजन होगा। किससे होगा? विद द करंट ईयर सेल्स एंड परचेजेज, जो करंट ईयर की सेल हैं और परचेज हैं, यानी कि जो हमारी क्वांटिटी होगी और जितनी वैल्यू की हमारी क्वांटिटी रही होगी उतने की ही सेल हुई होगी और उतने की ही परचेज हुई होगी, तो उनको मिला के यानी कि क्रॉस चेक भी कर सकता है ऑडिटर सेल की वैल्यू से और परचेज की वैल्यू से, जो हमारी करंट ईयर की क्वांटिटी और अमाउंट रहे हैं उनका, विद द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, और जो प्रीवियस ईयर की फिगर्स है उनसे भी चेक कर सकता है। कंपैरिजन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक का कंपोजिशन है यानी क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल का एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्टॉक, WIP एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्टॉक, यानी कि WIP का, रॉ मटेरियल का, इन सब का कंपैरिजन कर सकता है ऑडिटर। इन सबको आपस में कंपेयर करके, क्रॉस चेक करके, आपस में एक दूसरे को रिलेट करके, सबकी फिगर्स को कैलकुलेट करके ये पता कर सकता है कि कहीं पर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं किया गया है। उसके बाद में है विद द करस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर की फिगर से चेक कर सकता है। कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, करंट ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है उसको चेक कर सकता है विद द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो हमारा प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो था उससे। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल स्टॉक, जो हमारा एक्चुअल स्टॉक है जो एट प्रेजेंट हमारे पास में हम एंटिटी होल्ड करे हुए हैं, जो एक्चुअल परचेज है या फिर जो सेल फिगर है उसको भी प्रीवियस ईयर के बजटेड फिगर से, यानी कि जो उसके एंटिसिपेटेड फिगर्स हैं उनसे चेक कर सकता है अगर वो फिगर्स अवेलेबल हैं तो। कंपैरिजन ऑफ यील्ड विद द करस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर की यील्ड रही है, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज रहा है उससे चेक कर सकता है इस साल का जो प्रॉफिट परसेंटेज था या फिर जो भी प्रॉफिट का रेशो था। कंपैरिजन ऑफ सिग्निफिकेंट रेशोज रिलेटिंग टू इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री से रिलेटेड हम बहुत सारे रेशोज को कैलकुलेट करते हैं तो उन रेशोज को भी चेक कर सकता है विद द सिमिलर रेशोज ऑफ दोज इन द सेम इंडस्ट्री।
मतलब जिस इंडस्ट्री में भी हमारा बिजनेस है, जिस तरीके का भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हमारे बिजनेस का नेचर है, उसी तरीके की जो दूसरी इंडस्ट्री होगी उसके जो रेशोज़ होंगे उनसे कंपेयर करा जा सकता है। मतलब इंटर इंडस्ट्री रेशोज़ को कंपेयर करा जाएगा, कंपेयर कर सकता है ऑडिटर ये चेक करने के लिए कि हमारे रेशोज़ में कुछ ज़्यादा अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट तो नहीं है, हमारे जो रेशो हैं वो बाकी की इंडस्ट्री से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो रेशोज़ अवेलेबल हैं तो द कंपैरिजन ऑफ सिग्निफिकेंट रेशोज़ रिलेटिंग टू इन्वेंट्रीज विद द इंडस्ट्री नॉर्म्स इफ़ अवेलेबल। इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स होते हैं, इंडस्ट्री के जो काम करने के तरीके होते हैं, जो उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उनसे भी चेक कर सकता है सिग्निफिकेंट रेशोज़ को। मतलब अगर कोई स्टैंडर्ड रेशो है कि स्टैंडर्ड रेशो है या फिर कोई ऐसा आइडियल रेशो है जो कि हर इंडस्ट्री में फॉलो करा जाता है, इंडस्ट्री नॉर्म्स में जो रेशो अवेलेबल है उससे भी अगर ऑडिटर चेक करना चाहे, अगर वो रेशो अवेलेबल है तो उससे भी ऑडिटर चेक कर सकता है। तो ये एक तरीके से